आज शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका पालन कौन करेगा। जॉइंट लायबिलिटी है तो उसमें कहां लायबिलिटीज या राइट्स रेज होंगे। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि आप देख रहे हैं 5 सेक्शन आज हमको पढ़ने हैं, 46 to 50। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, समय और स्थान। जो कॉन्ट्रैक्ट की अपनी जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है, अपनी जो वचन होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, उन प्रोमिसेस को फुलफिल करना होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो प्रश्न उठता है कब और कहां, कब और कहां इनका परफॉर्मेंस किया जाएगा। परफॉर्म करने को क्या कहेंगे? हाँ, पालन, वचन पालन, परफॉर्मेंस पालन ही हुआ था। तो हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। पहले आते हैं 46 पेज पे, केवल सेक्शंस पे चलना है और कुछ नहीं है, केवल इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे। तो पहला 46 को देखिए, देयर में time for the performance of promise where no application is to be made and no time is specified. No time is specified, पहली बात है इसमें। और क्या है? टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। टाइम क्या होगा इसमें पूछ रहा है, टाइम क्या होगा, किस समय टाइम ऑफ परफॉर्मेंस कहेंगे। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसको पढ़ेंगे वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट a promisor is to perform his promise without application by the promisee। देखिए, अभी आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऑफर टू परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म पढ़ा था, उसको यहां से जोड़िएगा। टेंडर टू परफॉर्म था कि नहीं था? टेंडर टू परफॉर्म, यानी एक निश्चित समय पे अगर कोई बात कही गई है कि एक संविदा में जो करार है कि एक अमुक समय पे एट ए स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड प्लेस पे ये हम लोगों को अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना है। तो टेंडर ऑफ प्रॉमिस माने या तो वो परफॉर्म करे या परफॉर्म करने का ऑफर करे। तो ऐसी स्थितियों में जैसे 46 में दिया है कि वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। देखिए, मान लीजिए ये प्रोमिसर है ए, ये है बी प्रोमिसी, और ये है प्रोमिसर। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो टेंडर टू परफॉर्म वाला मामला यहां पे कुछ बन रहा है। तो अब उसमें यह है कि परफॉर्म तो इसको करना है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि कब परफॉर्म करो। इसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ है कि आपसे प्रार्थना नहीं की जाएगी कि आप इस टाइम पे परफॉर्म करो। इसकी तरफ से, प्रोमिसी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। यहां टाइम भी नहीं निर्धारित है, टाइम निर्धारित नहीं है कि किस समय करना है, निर्धारित नहीं है, और ये कहेगा कि नहीं। दो बातें, इसके परफॉर्मेंस का समय भी नहीं निर्धारित किया गया है, कहा गया हाँ उस महीने में या उस तारीख को परफॉर्म करना है। तो टाइम भी नहीं निर्धारित है और ये अप्लाई भी नहीं करेगा। तो अब किसकी जिम्मेदारी होगी कि इसको परफॉर्म कराने के लिए इनिशिएट करे? कहने का सिर्फ आशय ये है।
और क्या लिखा है, बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, अब जब कोई टाइम ही निर्धारित नहीं है, मतलब टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड और ये कहेगा भी नहीं कि करो, तो बताया गया है कि इस हफ्ते में या इस तारीख को ऐसा आपको करना है, जो भी हमारी संविदा है उसमें उसका पालन किया जाना है। तो क्या होगा, ये एक रीजनेबल टाइम में किया जाएगा। यहां पे लिखा है RESONABLE, रीजनेबल टाइम। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संविदा की गई कि अंतिम हफ्ते में जून के हम लोग ये डिलीवरी किसी भी दिन जब हमको सहूलियत हो आप सप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और तो उस जून के अंतिम हफ्ते में जो प्रॉमिसर, अब इसका कहना है कि प्रॉमिसी मैं आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगा, प्रॉमिसर की जिम्मेदारी है कि वो जाए नहीं, वो अपनी जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको उस समय परफॉर्म करे जो एक रीजनेबल टाइम लगे। जैसे रीजनेबल टाइम क्या होगा, मान लीजिए कि जून के अंतिम हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां हैं, तो उन 3 दिनों में वो नहीं सप्लाई करेगा, वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल उन 3 दिनों में नहीं करेगा जिस दिन छुट्टी होगी। या जो अभी आगे आप देखेंगे कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसी समय में वो उसकी सप्लाई करेगा। तो ये सारी चीजें जो रीजनेबिलिटी ऑफ टाइम की बात होगी वो केस टू केस डिफर करेगी। देखिए, एक अभी और महोदय आए हैं जिनको मैंने ग्रुप में नहीं रखा और उनको लिंक मिल गई है कहीं से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। देखिए लिखा है एक्सप्लेनेशन, द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन ईच पर्टिकुलर केस और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कब होगा कैसे होगा ये हर उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा, वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय प्रोमिसी, तो क्या होगा, एंड देयर इज तो प्रोमिसर क्या करेगा, एट रीजनेबल टाइम ही विल परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। बस आगे बढ़ते हैं, और भी कंडीशंस दी गई हैं, उनके हिसाब से समझ में आ जाएंगी बातें, कोई चिंता की बात नहीं है। फोर्टी 47 देखिए, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। वहां टाइम भी नहीं निर्धारित था और प्रॉमिसी के द्वारा एप्लीकेशन भी नहीं दिया जाना था। स्टेप 47 में कह रहा है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, यानी इसमें टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं दी जानी है कि कब परफॉर्म करना है। थोड़ा देखिए क्या होता है, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे। देखिए यहां सर्टेन डे की बात आ गई, टाइम स्पेसिफाइड में दिन की निश्चितता है, दिन निश्चित है इसमें, सर्टेन डे and promisor has undertaken to perform, promisor ने जिम्मेदारी ली है, promisor has undertaken to perform। दो बातें आ गई यहां पे, ध्यान रखिएगा। परफॉर्म, इसने जिम्मेदारी ली है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है फिर क्या होगा, टाइम ऑन प्लेस इसमें हमको डिसाइड करना है 47 में।
इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी की तरफ से इसमें भी कोई नहीं, नो एप्लीकेशन। प्रोमिसी कोई एप्लीकेशन नहीं देगा कि कब परफॉर्म करो, अब क्या जिम्मेदारी है? The promisor may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at place at which the promise ought to be performed। दिन निर्धारित है, देखिए दिन निर्धारित है, तो जब दिन निर्धारित हो गया तो इसको एप्लीकेशन भी करने की क्या जरूरत है? अंडरस्टूड है कि जब दिन निर्धारित है, पहले वाले में दिन नहीं निर्धारित था, एक लमसम टाइम दिया गया था कि इस टाइम में आपको परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या होगा, और इनको प्रॉमिस, जो प्रॉमिसर है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, तो ये एक यूजुअल वर्किंग आवर्स होगा। मैंने अभी आपको बताया था यूजुअल वर्किंग आवर होगा, और एक प्रॉपर प्लेस होगा जहां पे ये बंदा मिल सकता होगा, एक इसका प्रॉपर प्लेस होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, कोई भी बिजनेस होता है, उसका एक वेयर हाउस कह सकते हैं या गोडाउन कह सकते हैं, और एक शोरूम होता है, ठीक है। तो अगर कोई आप सप्लाई देंगे, जब होता क्या है कि आपको पता होता है, जो सप्लायर होते हैं और जो उसको सप्लाई लेते हैं, बायर और सेलर जो होते हैं, सेलर को पता होता है कि बंदे का शोरूम कहाँ है, बंदे का गोडाउन कहाँ है। तो जब आप 10 टन माल भेजेंगे तो उसके शोरूम पे तो भेजेंगे नहीं, तो प्रॉपर प्लेस पे भेजेंगे, उसके वेयर हाउस में भेजेंगे, ठीक है। और उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसके शोरूम पे जाएगी, ऑफिस पे जाएगी। तो इस तरह से उसको देखना होगा कि प्रॉपर प्लेस पे जाए। अब यूजुअल वर्किंग आवर है, आप जानते हो कि जो वर्किंग आवर जनरली है 10 से 5 होता है, या कभी कभी 9 से 5 होगा, या हो सकता है सुबह 7 के, वो डिपेंड करेगा जो बिजनेस का नेचर होगा। फिलहाल उसको भी अगर छोड़ दीजिए तो आप ये मान सकते हैं कि 10 से 5 का एक जो ड्यूरेशन होता है यूजुअल वर्किंग आवर है। यूजुअल की बात की गई, अगर कुछ एक्सेप्शनल है तो उसको छोड़ देंगे। यूजुअल में आप जो वर्किंग आवर होगा उस टाइम पे और उसके उस प्लेस पे प्रॉमिसर उसको सप्लाई करेगा। 47 में ये है। इसका इलस्ट्रेशन क्या है? ए promises to deliver goods at B's warehouse on 1st January. On that day, A brings the goods to B's warehouse, but after the usual hour of closing it, and they are not received, A has not performed his promise. इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने अभी आपको बताया, A जो है ये सप्लायर है, B जो है इसके बायर हैं। अब एक सर्टेन डेट था कि 1 जनवरी को आप इसको हमें सप्लाई यहां हमारे वेयर हाउस पे पहुंचा दोगे, मतलब वेयर हाउस पे ही जाएगा। इन्होंने क्या किया? भेजा। लेकिन वही बात है कि 10 से 5 के बजाय शाम के 7 बजे इन्होंने भेजा, या जो भी एक उनके वर्किंग आवर्स थे उसके बाद इन्होंने भेजा। तो जाहिर सी बात है यहां रिसीव करने वाला बंदा कोई होगा नहीं। तो अब क्या ये परफॉर्मेंस माना जाएगा कि ए ने, यानी बी जो प्रॉमिसर है, उसने अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म किया प्रॉपरली? नहीं, क्योंकि सही समय सही स्थान पे टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस इनका ठीक नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? संविदा इनके द्वारा परफॉर्म की गई नहीं मानी जाएगी। तो 47 ये है। 48 में आते हैं। इन जो कंडीशंस इसमें दी गई हैं, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसमें कुछ है नहीं, बाकी आप कॉमन सेंस पे लगाएंगे तो हो जाएगा। 48 देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अच्छा, एप्लीकेशन इसमें दी गई है। एप्लीकेशन कौन अप्लाई करेगा? कि मान लीजिए कोई निर्धारित नहीं है, ठीक है, हम आपसे ये समय ये 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सप्लायर है एक बायर है। बायर कहता है ठीक है, मैं आपसे ये हमारा रेट तय कर लीजिए, क्वालिटी तय कर लीजिए, बट समय कब होगा और कब आपको डिलीवरी करनी होगी, भाई एक निर्धारित होगा कि हाँ इतने महीने में डिलीवरी कर ही देंगे। तो हम आपको अप्लाई करेंगे
तो उस समय आप हमको सप्लाई दीजिएगा। तो ये बात की जा रही कि एप्लीकेशन कब किया जाएगा। जो अभी ऊपर सप्लाई की बात थी, सप्लाई कब किया जाएगा, तो इसमें अगर प्रोमिसी जो है उसको माल कब लेना है उस निर्धारित समय में, तो वो एप्लीकेशन कैसे करेगा, शायद ऐसी कोई बात है, पढ़ते हैं। When a promise is to be performed on a certain day, ठीक है, डे सर्टेन है, दिन निर्धारित है, इस दिन इसको परफॉर्म करना है। And the promisor has not undertaken to perform it without application of by the promisee. पहले वाले में क्या था, प्रोमिसर जो है यानी ए जो है ये अंडरटेक करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, ये जिम्मेदारी मतलब ओढ़ लिया है जिसको कहा जाए, जिम्मेदारी लिया है, ठीक है। इन्होंने जिम्मेदारी ली है, सॉरी इसमें जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, हाँ पहले वाले में जो था उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन यहां पे प्रोमिसर ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि इस डेट पे हम आपको सप्लाई करेंगे बिना आपके एप्लीकेशन के। यहां है प्रोमिसी, प्रोमिसी बी है, ये ए है, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है कि इस दिन पे करेंगे। हाँ आपको यू अप्लाई फॉर दैट, अप्लाई माने आप मुझे रिमाइंड कराओ कि हाँ ये जो जिस दिन करना है उस दिन आप अप्लाई करो कि हाँ ठीक है मैं आप ये कर दीजिए, परफॉर्म करिए अपनी ड्यूटी। क्या लिखा है, प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी। अब किस पे ड्यूटी आ गई, अभी तक इन पे ड्यूटी थी जब इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी। जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल काम है, जिम्मेदारी मत लो। और फिर अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये क्या करें, भी क्या करें, it is the duty of the promisee to apply for performance at the proper place within the usual hours of business। जब वहां पे सप्लाई करनी थी तो इनकी जिम्मेदारी थी कि यूजुअल आवर्स पे और प्रॉपर प्लेस पे करें। अब इनको अप्लाई करना है कि इस दिन वाला आप सप्लाई कर दो, इन्होंने कहा कि ठीक है मैं अप्लाई करूंगा, आप उस दिन हमारी सप्लाई कर दीजिएगा। तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि यूजुअल आवर्स में और प्रॉपर प्लेस पे, जस्ट 47 का उल्टा हो गया, वहां परफॉर्मेंस था और यहां पे केवल एप्लीकेशन है। तो प्रोमिसी की ड्यूटी है कि वो यूजुअल आवर्स में और प्रॉपर प्लेस पे इनको रिक्वेस्ट करे कि आप या अपनी जो प्रॉमिस है उसको पूरा करो। ये बात है एप्लीकेशन बाय प्रॉमिस टू परफॉर्म द। अब जैसे अब इसका हम इलस्ट्रेशन देख लें, वही है व्हाट इज द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। ये भी न समझ में आया तो बता दोगे। इनका ऑफिस अगर कहीं है तो उस ऑफिस पे ही आप इन्फॉर्म करोगे, वेयर हाउस में नहीं इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि ऑफिस वाला अपने वेयर हाउस वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ वो माल आएगा उसको रिसीव करना है या नहीं करना है। उसी तरह से प्रॉपर टाइम में आप यूजुअल टाइम में आप इन्फॉर्म अप्लाई करेंगे। (49) देख लीजिए। 49 place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance। ठीक है, क्या क्या निर्धारित नहीं है, नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। भाई दो चीजें होती है ना, रेट होगा, प्लेस होगा, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी। प्लेस नहीं फिक्स है, नॉट फिक्स्ड। और क्या करना है, ये जो है ये कोई एप्लीकेशन भी शायद नहीं कर रहे हैं क्या, नो एप्लीकेशन टू बी मेड, नो एप्लीकेशन
तो थोड़ा अनिश्चित टाइप हो गया ना। तो जब यहाँ टाइम फिक्स नहीं है, सॉरी हाँ प्लेस फिक्स नहीं है, मान लीजिए टाइम फिक्स भी है, तो हम कहाँ लेके घूमते रहेंगे? बिहारी भाषा में इस तरह से भ्रमण करते हैं ना, उनको बौखना कहते हैं, ऐसा है। तो सौरभ समन आप बताओ क्या कहते हैं? सौरभ समन सही नहीं। तो कहां लेके माल हम भ्रमण करते रहेंगे भाई? अगर कुरियर वाले को आपके जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं उसको ये एड्रेस ना पता हो तो कहां लेके जाएगा? तो एड्रेस अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको कहना पड़ेगा कि मतलब टाइम मान लीजिए फिक्स है, प्लेस नहीं फिक्स है, तो ये कहेगा इससे कि आप मुझे टाइम और बताओ कहां पे, प्लेस बताओ कहां पे हमको सप्लाई करनी है। आगे बढ़िए पता लग जाएगा। When the promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of promise and to perform it at such place. ठीक है? नहीं अगर फिक्स है, आप लोगों ने संविदा कर रखी है दोनों लोगों ने, तो ठीक डेट आ गई, आप इनको बोलो भैया अप्लाई है, अप्लाई हिम फॉर फिक्सिंग अ प्लेस। ठीक, इस जगह पे हम इसको बताओ कब हमको यहाँ पे मतलब कब आपको ये सप्लाई हम दे, कहां दे दें, सॉरी कब नहीं कहां दे दें, प्लेस की बात है। इलस्ट्रेशन है, ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 मॉन्स ऑफ जूट टू बी ऑन फिक्स डे। डेट फिक्स है, प्लेस फिक्स नहीं है, डेट फिक्स है, प्लेस फिक्स नहीं है। तो ये क्या करेंगे, A must apply to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such place। तो ये इनको अप्लाई करेंगे, आप टाइम फिक्स करो और उस जगह पे इनको उसको सप्लाई देनी पड़ेगी। ये 49 में इतना है। सेक्शन 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट अ टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी। ठीक है, मैनर टाइम कैसे परफॉर्म करोगे, टाइम क्या होगा, अगर ये दोनों पता है कौन निर्धारित करेगा? प्रोमिसी। प्रोमिसी ने ये दोनों बातें निर्धारित की हैं, निर्धारित कर दी। ठीक, तो क्या होगा? द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस में बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। सैंक्शन माने सैंक्शन करना जो बोलते हैं ना, एक सैंक्शन शास्ति होती है, दंड होता है, ये सैंक्शन विहित करना, निर्धारित करना, ठीक है, मंजूर करना, सैंक्शन बोलते हैं। तो जिस भी तरीके में प्रोमिसी इन चीजों को निर्धारित करेगा, जिस समय पे करेगा, उस हिसाब से उस समय पर पालन किया जाएगा। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन बता दे रहा हूं, पहला वाला थोड़ा पता नहीं क्या है। ए है, बी है, सी है। मानिएगा ए ने पैसा दे रखा है बी को उधार, ठीक है, ए ने पैसा दिया है बी को उधार, अब बी को वापस लौटाना होगा ना। तो इन्होंने कहा कि एक सी आदमी है जो बैंकर है, इसको आप पैसे जमा कर दो मेरे खाते में, मेरे खाते में इसके यहां जमा कर दो। है क्या? बी का भी अकाउंट यहीं पे है, दोनों का अकाउंट जो है, बी का भी अकाउंट, ए का भी अकाउंट। अब बी क्या करता है, बी वहां जाके इसके खाते में नहीं ट्रांसफर करता है, बी नहीं करता है, यहां पे यही थोड़ा टेक्निकल इस इलस्ट्रेशन में है, बी स्वयं जाके इसके खाते में पैसा नहीं जमा करता है। होता क्या है कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस अच्छे होते रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि बी इनको ऑर्डर करता है, इस बैंक वाले को कहता है कि हमारे खाते को डेबिट करते हुए ए का ये खाता संख्या है, इसमें हमारे खाते से ट्रांसफर कर दो मनी, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये इनके खाते को डेबिट करता है, इनके खाते को क्रेडिट कर देता है। यहां डेबिट करेगा यानी उनमें से निकालेगा, यहां क्रेडिट कर देता है। और जब तक इनको ये चीज पता लगे कि हाँ मैंने पैसा यहां भेज दिया है, न इनसे पता लगा न इनसे पता नहीं लगा कि इनके खाते को डेबिट करके इनके खाते में भेज दिया गया है, तब तक ये दिवालिया होकर बंद हो जाते हैं बैंक जो है इनकी। तो अब यहां समझिए, ये नहीं कह सकता है कि भी तुमने जिस मैनर में मैंने टाइम में जिस तरह से मैंने प्रेस्क्राइब किया था, इन मैनर प्रेस्क्राइब यू हैव नॉट परफॉर्म योर ऑब्लिगेशंस, ये ए के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। बी ने जो कुछ किया है वो सही तरीका माना जाएगा। ये है उदाहरण इसका, ठीक है। आप इलस्ट्रेशन ए को चाहे तो पढ़ लें। बी ओज ए यानी बी उधार लिया है 2000 रुपए। ए डिजायर्स बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विद सी, अ बैंकर। सी जो एक बैंकर है, सी ऑर्डर्स द अमाउंट टू बी orders the amount to be transferred from his account to A's credit, and this is done by C. Afterwards and before A knows the transfer, C fails. There has been a good payment by B. वही चीज जो समझा वही लिखा है। अब देखिए A and B, दूसरा illustration, A and B are mutually indebted, ठीक है। A and B settle an account by setting off one item against other, and B pays A the balance found to be due from him upon such settlement. This amounts to payment by A and B respectively of the sums which they owed each other. इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बिजनेस होता है तो उसमें मान लीजिए दो पार्टीज हैं, हम आपको कुछ सप्लाई कर रहे हैं, आप हमें कुछ सप्लाई कर रहे हैं, जो ए और बी, इन दोनों में आपस में ट्रांजैक्शन इधर भी होता है, इधर से इधर भी होता है, ठीक है। ये कहते हैं ठीक है, हम लोग म्यूचुअली पारस्परिक रूप से एक डेट पे हम लोग देख लेंगे किसका कितने यहां किसके यहां कितना लेन देन हुआ है, और उसको वो कर लेंगे, उसको मुजरा करना कहेंगे, मतलब दोनों को सेट ऑफ कर लेंगे जो भी हमारे। तो मान लीजिए इन्होंने 5000 का एक दिया था, 500 का एक माल दिया, इन्होंने 600 का एक दिया था, इन्होंने 200 का एक दिया था, इन्होंने 400 का एक दिया था, इनकी तरफ से 800 का कुछ आया था, तो इन्होंने 1000 रुपए का कुछ दे दिया था, ठीक है। मान लीजिए देयर आर सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन दीज टू पार्टीज। अब इस सेक्शन का कहना यह है कि ये दोनों, अब हम देख सकते हैं कि 500, 200, 1000 कितना हो गया, 1700, यहां कितना हो गया, 4, 6, 10, 8, 1800, ठीक है। 1800, 1700 हुआ ना। अब ये कहेंगे ठीक है 1700 हमारा है और तुम मुझसे 1800 लेने वाले हो, या तो मैं आपको 500, 200, 1000 और 1700 करके दूं, या और मुझे आप 1800 दो। इससे बढ़िया है कि हम लोग इसको सेट अप कर लेते हैं कि 1700, 1800, ठीक है। हमारा 1700 आप काट लो इन सब में जो मैंने दिया सप्लाई, और 100 रुपए देना है ना, ठीक, 100 रुपए मैं आपको पे कर देता हूं। तो ये जो भी इन्होंने अपना सेट असाइड किया है, सेट ऑफ किया है, ये वैलिड होगा। ये नहीं कहा जाएगा नहीं इसके बदले ये वाला नहीं था, आपने ये नहीं दिया, ठीक है, आप एग्री हो, मान लिया जाएगा। लिखा है ना, सेटल बाय अंडर, सेटिंग ऑफ, ठीक है। ये बी का मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा पूछ लेना। बता दीजिए सर। हाँ, फिर से एक बार बता दीजिए। फिर से बताएं, क्या नहीं समझ रहा है? ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ पाया। अच्छा रुको, हम इसको तीसरा चौथा बता के फिर उसको लास्ट में बता देते हैं। सी क्या है, ए ओज बी ₹2000, बी एक्सेप्ट्स सम ऑफ एज गुड इन reduction of the debt,
द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑपरेट्स अ पार्ट पेमेंट। ए ने 2000 रुपए उधार लिया है, बाद में पूछ लेना बता दूंगा। उधार लिया है बी से, ठीक है, बी से उधार लिया ए ने 2000 रुपए, और उसके बाद बी कहता है कि यार अभी पैसे तो नहीं है मेरे पास, ऐसा है ये मेरा मोबाइल है 1000 इसकी वैल्यू है, तो ऐसा करो ये 1000 रुपए का ये मोबाइल ले लो, बाकी 1000 हम देखेंगे, जब होगा तो दे देंगे। तो ये 1000 जो हुआ ना, ये 2000 रुपए का पार्ट पेमेंट माना जाएगा। 1000 रुपए की वैल्यू है, दिस इज द गुड्स या थिंग हैविंग वर्थ ऑफ रुपीज 1000, ठीक। तो गुड्स 1000 की थी, इस 2000 के बदले में दिया गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो पार्ट पेमेंट इस उधार की मानी जाएगी। यानी गुड्स से भी आप सेट असाइड कर सकते हैं, सेटिंग ऑफ हो सकता है। क्या लिखा है देखिए, तरीका अभी क्या लिखा था 50 में, क्या है, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट अ टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। इसका सबसे सही उदाहरण जो है ये आपका डी वाला है, देखिएगा, डी इज एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 50। क्या कहता है, ए डिजायर्स बी हु ओज हिम ₹100। बी जो है ये उधारी खाते में है, उधारी में है किसके, ए के, कितने रुपए के, 100 रुपए। क्या कह रहा है, अब ए क्या कहता है, ए डिजायर्स कि टू सेंड हिम अ नोट ऑफ ₹100 बाई पोस्ट। भैया ये जो 100 रुपए उधार लिए हो इसको पोस्ट में डालो, बाई पोस्ट नोट भेजो, और कुछ नहीं, पोस्टल ऑर्डर नहीं चलेगा, नोट भरो लिफाफे में, एक लेटर लिखो और भेज दो। और बी क्या करता है, बी देखिए यहां पे आपको पुराना कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रखना होगा। बी क्या करता है, ये 100 रुपए की नोट लेता है एकदम करेंसी, और एक लेटर लिखता है, नोट लिखता है। नोट क्या लिखता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन आई एम सेंडिंग योर मनी बैक इन फॉर्म ऑफ दिस 100 रुपी नोट। तो वो 100 रुपी की नोट और एक लेटर पैक करता है, डाक में पोस्ट कर देता है। इट पोस्ट्स, ए बी पोस्ट इट। तो ये कब मान लिया जाएगा कि ए या ए के विरुद्ध इसकी जो कम्युनिकेशन है पूरी हो गई, या इसका परफॉर्मेंस पूरा हो गया, कब माना जाएगा, श्वेता पढ़ा लिखा करो ठीक से। जब उसके बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, ट्रांसमिशन में। वो ट्रांसमिशन में ऐसे पोस्ट कर देगा कि जब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही ये पोस्ट में डाल दिया, डाकखाने में डाल दिया, या वहां के आदमी को इसने सुपुर्द कर दिया, रसीद ले ली स्पीड पोस्ट की, इसका काम पूरा, ही इज डिस्चार्ज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जैसे पोस्ट में डालेगा वहां कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, वहां का ये मामला है। तो समय और स्थान के अनुसार कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ये 46 to 50 में हमने देखा। चलो